मोहम्मद शरीफ साहब आईटी के एक्सपर्ट, लास्ट एपिसोड में भी हमने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया था, आज भी उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और आज वो हमारे साथ फिर से आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बहुत जानकारियाँ इनके पास में हैं, सारी जानकारियाँ, मतलब कहा जाता है कि अगर शिक्षा के विषय में अगर इनसे कोई भी सवाल आप करेंगे तो एक बार में आपको सारे जवाब उनसे आपको मिल जाएंगे। संपर्क करके बहुत सारी चीज़ें हमें सीखते हैं, जानते हैं कि क्या इस कानून के अंदर में, आईटीआई के कानून के अंदर में क्या क्या चीज़ें पेरेंट्स के लिए लिखी हुई हैं। आइए, पहले तो मैं इस मंच का धन्यवाद अदा करूँगा और मिस्टर अभिषेक जैन का बहुत प्राथमिकता से मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे हालात में कोई पेरेंट आज की तारीख में सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि सरकार की जिम्मेदारी है किस तरीके से उनका निर्वाह उन्होंने करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि पेरेंटों को कुछ चीज़ पता नहीं होती। ये हमारा जो देश के बच्चे हैं, ये हमारी देश के असेट्स हैं। जब हमारा कोई इंजीनियर बाहर देश में जाता है तो वो उसका नाम से नहीं जाता, वो भारत का नाम रोशन करता है। और यदि आज आप देखते हैं अगर कोई बच्चा सुसाइड भी करता है तो उसके ऊपर में क्रिमिनल केस चलाने का प्रोविज़न इसी आधार पे होता है कि वो जो नागरिक है, ये बच्चे जो है बायोलॉजिकल है, आप बायोलॉजिकल पेरेंट है, ये समझ लीजिए। पहले अगर मेरे पास में कोई बच्चे ने कंप्लेन कर दिया कि उसके माँ बाप ने मारा है या ओवर एज अंडर एज उसकी शादी कराना चाहते हैं या कोई भी उसके राइट्स के लिए, तो हमको अधिकार दिया है सरकार ने, जे एक्ट में प्रोविज़न है कि एक्टिविस्ट जाके उसका डायरेक्ट प्रोविज़न करके उसके राइट उसको दिलाए। ये मैंने आपको उसके राइट्स के बारे में बताया। अभी देखिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में और हमारी दुनिया में भी जो डेवलपमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम कमाया नितिन गडकरी ने, ठीक है, लेकिन बड़ी इसमें मैं उनके प्रति ये बोलूँगा कि आज पहली चीज़ तो नागपुर शहर में लोग ये बताते हैं कि नागपुर का सांसद कौन है, एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ देखिए कि क्या होता है कि आप अच्छी सीमेंट के रोड बनाइए, विकास करिए। हमारे देश में एक बड़ी उल्टी भावना रहती है, खाने को भूखा मर रहा है इंसान और यहाँ बातें बड़ी बड़ी हो रही है। उसी तरीके से गडकरी जी ने क्या किया, ये भी आपको आज मैं जानकारी दे रहा हूँ इसके माध्यम से कि हमारे नागपुर में बहुत अच्छी कंडीशन में 21 स्कूलें ऐसी थी जहाँ पे भेड़ बकरी और जुआ सट्टा चल रहा था। तो उसको हम लोग ने बोला गवर्नमेंट को, या तो आप ये हमको दे दें, एनजीओज़ को दे दें, तो वहाँ हम लोग फ्री में CSR करके बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो क्या हुआ कि उस समय शिक्षा मंत्री जावड़ेकर जी थे, तो जावड़ेकर ने बोला कि हम 6 स्कूल यहाँ से अडॉप्ट करते हैं और 6 स्कूलों को बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, छोटी मोटी स्कूलें नहीं, कम से कम हम एक स्कूलों में 2-2, 4-4 हज़ार बच्चे अकोमोडेट कर सकते थे। अगर वो नवोदय विद्यालय देते या केवी देते, दोनों में से कोई भी देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हुआ ऐसा कि जब गडकरी जी ने अपनी खुद की जो स्कूल खोल लिए तो ये यहाँ पे एक ये सवाल है कि किस तरीके से स्वार्थ की जो राजनीति चल रही है। एक तरफ हम समाज सेवा की दावे करते हैं, देखिए समाज सेवी मैं खुद हूँ, जो मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी एक आग बुझाने वाली गाड़ी की तरह। रात को 12 बजे भी मेरे को कोई पेरेंट का कॉल आता है। जब से मैं मंच में आया मुझे इतने कॉल आते हैं, आप पूछिए, मैंने हर कॉल उठाया, मैंने हर कॉल का और हर उनके सवालों का जवाब दिया है। देखिए, मैं एक इंसानियत का रिश्ता निभा रहा हूँ और हमारा दायित्व होता है कि सबसे पहले हम एक ह्यूमैनिटी को ये दें। अभी जैसा अब मैं आ रहा हूँ आपके मौजू पर कि आपका जो मौजू है, जैसे कि प्रियदर्शनी के आज पेरेंट है और इनके मैंने सबके सवालों को बहुत गौर से सुना, मैं उसके भी जवाब दूंगा और ये आपको भी लागू होते हैं। अभी देखिए, सब फीस चिल्ला रहे हैं, लेकिन फ़ीस का बाइफर्केशन क्या है, फ़ीस में कैसे टॉपिक्स में आपसे पैसा लिया जा रहा है। अब मेरे को आपको मैं सभी इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगा, अभिषेक जी से भी पूछना चाहूँगा, माफ़ करना, और सारे पेरेंटों से पूछना चाहूँगा। अभी आप मेरे को बताइए अमलगेशन फ़ंड क्या होता है, इसका जवाब मिलेगा मुझे? नहीं, कोई पेरेंट को नहीं पता कि अमलगेशन फ़ंड क्या होता है। अमलगेशन फ़ंड का जब मैंने निकाला
तो अमलगेशन फंड क्या हमारे बच्चे, ये बच्चे तोड़ते हैं ना बोले बेंच, तो उसके लिए लिया जाता है। तो क्या हमारे बच्चे के स्कूल में पूरे साल 3,000 रुपये अमलगेशन फंड के तोड़ने के देंगे? तो आप ये देखिए ना कि आप बाइफरकेशन तो देखिए, आप बात ही नहीं करते। सवाल कैसा है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे देश में, अब मैं अकेला ही चला मंजिले जाने में, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। मैं सिंगल मैन आर्मी हूँ, आप देखिए हर कोई जानता मुझे, मेरे को किसी के बाप का डर नहीं है। चाहे मेरे को ना गडकरी का डर है ना पीएम का, क्या करेंगे अंदर बाहर करेंगे। इससे जब सत्याग्रह में तो गांधी जी भी गए थे, मैं भी जाऊँगा, लेकिन मैं आग जला के जाऊँगा। क्या आग जला के जाऊँगा? मेरा आने का मकसद यही है कि मेरी एक लाइन भी अगर आपकी ज़िंदगी में काम आती है तो वो आपके काम की है। तो मैंने अभी जैसे सिलसिला बताया कि अमलगेशन फंड, ऐसी बहुत सारे अलग अलग फंड है। अभी इनकी खुद की किताब में छपा हुआ है। अब मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इतना एक भी पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं कि डू यू हैव अ राइट टू प्रिंट एनी एक्सेशन ऑफ फीस एवरी ईयर ऑफ 15%, 10%? व्हाट इज दिस? यानी और इसमें प्रशासन को अगर हम बोलते तो हमारे पास तो सर शिकायत ही नहीं आई। अरे कैसे आएंगे, इतने बड़े नेता का स्कूल है। अरे सवाल आप ये देखिए कि प्रियदर्शनी की किताब में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, पेरेंट बैठे तो अगर इनका ध्यान अगर होगा तो वो देखेगा, उसके अंदर एक प्रिंट लाइन है। अरे भाई नियम में जब तक आप पीटीए ले नहीं सकते, अभी गवर्नमेंट का जीआर है कि ऐसे पेंडिंग में आप ऑनलाइन पीटीए लो और उसमें ऑर्डर करो और उसमें निर्णय लेके आपको कार्य करना है। ये शासन निर्णय है सरकार का। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप काबिल पेरेंट ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि भैया आपने हर साल पीटीए का कहीं जिक्र भी नहीं है और हर साल आप 15% फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कौन से इससे? ये आपको दबाव बनाकर, अभी जैसा आपने बताया कि सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि पीटीए का जो मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीए का फुल फॉर्म भी आज हमारे 90% पेरेंट्स को नहीं था। पीटीए जब हम किसी को पूछते थे कि पीटीए का क्या होता है तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे पीटीए नहीं होता सर, पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और पीटीए का मीनिंग होता है, आज मुझे भी 1 साल पहले ही पता लगा है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन नाम की एक बॉडी होती है जो कि ईपीटीए का गठन करती है, एग्जीक्यूटिव पेरेंट टीचर एसोसिएशन का। और वो टीचर और पेरेंट की होती है और वो चुनाव करके बनाई जाती है और सारा उसमें चुनाव करके बनाने के बाद में कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो उनके साथ में आपको मीटिंग लेके फिर डिस्कशन करना पड़ता है। ये बात हमें अब पता लगी है, ये हमें पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, हमारे पेरेंट्स को भी, खुद मुझे भी जानकारी नहीं थी इस बात की। लेकिन जब आज स्कूलों की जब मनमानी हमारे साथ हुई और ऐसा हमारे पास विषय आया तो सर हमने इसकी जानकारी ली। प्लीज कंटिन्यू। अभी देखिए मैं आपको और बताता हूँ, स्कूल में चाइल्ड सेफ्टी कमेटी होना मैंडेटरी है, फिर स्कूल वेलफेयर कमेटी होना भी मैंडेटरी है। अभी मैं 2 कमेटी आपको ऐसी बता रहा हूँ, पीटीए तो थोड़ी चर्चा में आ गई है, अभी इसका मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ कि उसमें क्या है। यानी बच्चों के साथ में जो बुलिंग होती है, जिसमें मानसिक त्रास होता है, स्कूल की जो कमेटी, बुलिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बुलिंग का मतलब भी नहीं समझा होगा क्योंकि मैं जब 15,000 बच्चों का अध्ययन करवा रहा था तो उनको क्या बुलिंग है ये नहीं मालूम। बुलिंग बोले तो इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप बना के बच्चे को बायकॉट करना, एक चीज़। दूसरा, उसका नाम जो है, नाम को बिगाड़ना, उसका नाम है पद्मा कर तो पद्मा करके ऐसा नाम को गलत करना। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें, जो मैं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी हूँ, तो ये बच्चे का मानसिक त्रास, बच्चा डोमिनेटिंग ना हो इसलिए वो कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में क्रिमिनल प्रोविजन भी दिया गया, सेक्शन 75 का भी उल्लेख उस कमेटी के लिए दिया हुआ है। अब स्कूल वेलफेयर कमेटी में क्या है कि स्कूल वेलफेयर कमेटी में पर्टिकुलरली लड़कियों की व्यवस्था कैसी हो रही है, क्या कोरिकुलम सेट होना है, क्या पढ़ाया जाना है, कितने पीरियड होंगे, क्या होंगे, क्या ग्राउंड की एक्टिविटी होगी, स्पोर्ट की एकेडमी ये होगी, नॉन एकेडमिक क्या चीज़ें होंगी, ये सब सारी वो कमेटी में आती है, जैसा ही बताया। अब ये तो मैंने आपको ये ब्रेकर्स बता दिया। अभी जैसे मान लो आपने बोला कि भाई हमारे को धमकाया गया कि मेरा बच्चा तीसरी में है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके साथ क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर वो कहते हैं कि आपका बच्चा दूसरी में था, आपने पैसे नहीं दिए तो उसको फेल करेंगे, ठीक है, और सेशन आगे बढ़ गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका बच्चा दूसरी में गया
तो जब उन्होंने संच मान्यता अपनी रिपोर्ट भेजी, ठीक है, तो उस समय सरल में आपके बच्चे का दाखला उनको बताना ही पड़ेगा। एक चीज, आरटी नियम क्या बोलता है, बच्चा पढ़े, स्कूल आए नहीं आए, आपको उसको 5वीं तक फेल, पहले 8वीं तक था, अभी 5वीं तक किया, तो 5वीं तक बच्चा फेल होगा ही नहीं, चाहे सरकार आदेश दे या नहीं दे। एक चीज ये आप स्पष्ट कर लो, यानी ये हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप एनी टाइम मेरे से संपर्क कर सकते हैं डंके की चोट पे, और जो बोलता है मैं उसको भी चैलेंज करने तैयार हूँ। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, चाहे वो कलेक्टर हो या कोई भी हो, सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, मैं उसको चैलेंज कर दूंगा जो एक्ट है और अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और अमेंडमेंट भी कैसा है कि देखिए, एक्टों में अमेंडमेंट कैसा होता है ये भी समझा दूं, और इनकी बदमाशी भी समझा दूं आपको, कि जब ऑर्डर हमारा निकला कि 5वीं तक ही आप फेल नहीं कर सकते, 8वीं, तो वो इम्प्लीमेंट कब होगा? आदेश जैसे इस मार्च को निकल रहा है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर जब तक नहीं निकलता, जब तक वो कायदा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ों को देखिए, हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों की वजह से एक्ट बनते, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम ही सरकार को उसका ऑब्जेक्शन प्लीड करते हैं। और 15 दिन, देखिए, हर भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, हर आदेश निकलने के 15 दिन और 21 दिन का पीरियड होता है उसको चैलेंज करने कि जो शासन निर्णय निकल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट प्रधान सचिव के पास में अपील लगाई जाती है। और अगर बाय द वे वो हमको, यानी देखो, पब्लिक को तो पता नहीं होता ना, हम लोग तो भेड़ बकरी हैं, हमारी जात कैसी है कि साला एक मिंडा ऐसा चला कि दूसरे मिंडे पूरे उसके पीछे चलते। अरे त्यांनी केला का तो आम्ही केलो, ऐसी गोष्टी है। मेरे को मराठी जमती नहीं, बट लेकिन मराठी बोल रहा हूँ। तो आप जब तक जागरूक नहीं, देखो मैंने आपको बताया, अभी आपने किताब में पढ़ा, तो सवाल यहाँ पे क्या है कि भाई हमको जीने का अधिकार जिस तरीके से सरकार ने दिया है, जो हमारे लिविंग राइट्स है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स हमारा एजुकेशन भी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार ने अपने आप को निर्वाह करने के लिए इनको जब तक एनओसी नहीं देते तो ये स्कूल चला ही नहीं सकते थे ना। और स्कूल में स्पष्ट किया गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको स्कूल चलाना है। हाँ, आप कैलकुलेशन कर लो ना, सिंपल सी बात है। हर किसी को मालूम है कि एक स्कूल में 1500 बच्चे होते हैं, 1500 मल्टीप्लाई कर लो आप टीचरों से, कितने टीचर है और कितनी उनको सैलरी है, और आप ये 6 पे से सैलरी दे रहे क्या, ये बता दो आप मेरे को। 6 पे अभी जो मिनिमम वेजेस जो है 16,500 है, और 6 पे और 7 पे 36,000 है, तो देना है क्या? सवाल यहाँ पे ये खड़ा है ना। फिर इसके बाद में टीटी है क्या, क्वालिफाइड टीचर है क्या? हा? ये पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है क्या? किसकी है? अभिभावकों की है ना? क्या यह आपका काम है? हमारा तो हमारा बंदर का मदारी का काम है। डमरू बजाया, इधर बजाया, चला, इनने बुलाया, कल दूसरा मंच बुलाएगा, वहां डमरू बजाएंगे, चले जाएंगे। हमारा काम है आपको जगाने का, हमारा वही काम है ना। अगर हमारी बात अगर गलत है, ये पूरी दुनिया देख रही है, चैलेंज करे, हमको चैलेंज करे ना। मैंने गडकरी की बीवी ने एक टीचर का पेपर रोक लिया था, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक फोन किया मैंने, वो मेरे पास कंप्लेंट लेके आई, मैडम मैं आपको हेयरिंग में बुलाऊंगा, ये मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक फोन में क्या, 1 घंटे में उसके पेपर वापस करी ये चतुर्वेदी जी की मैडम ने। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून जो है ये बहुत पेचीदा होता है, और इसकी लड़ाइयाँ जो है ये आप अकेले लड़ने की बजाय एक मुश्त होके लड़े और प्रॉपर इससे लड़े। आप उनको पूछ लो ना कि आरटी नियम के तहत आप पढ़ा रहे हो क्या, स्कूल चला रहे हो क्या, हम पैसे देने तैयार है। अगर जो वो बोल देंगे तो मैं जो बोलना वो हारने तैयार हूँ। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात पर। मैंने आपको जैसे बताया कि आपके हक में जो सरकारी स्कूलें खुल सकती हैं उसका सरकार का प्रोविजन है, वो गडकरी जी ने नहीं खुलवाया, तो आज हमारे हजारों बच्चे उसमें जाते। हाँ, हम लोग बोल बोल के थक गए कि आप जो स्कूलें हैं जैसे बॉम्बे पैटर्न में, आपको मालूम बॉम्बे में क्या होता है? बॉम्बे में आधे स्कूल प्रशासन चला रहा है और आधे स्कूल महानगर पालिका चला रही है उनकी। समझ रहे हैं आप? मेरे भी वहाँ 42 जो है कार्यकर्ता काम कर रहे हैं हम लोग आरटीए में, तो वहाँ भी चल रहा है। ऐसा तो कुछ सब्जेक्ट है नहीं। तो सवाल यहाँ पे है कि भाई जो आपके राइट्स है, आपके अधिकार है, उसको कैसे आपको लेना है,
और हर जगह चेंज होगा। मतलब देखिए, कानून कायदा हर स्टेप पे चेंज होता है। क्या कि लड़की का क्या एजुकेशन होना चाहिए, हाँ, फिर इसके बाद में NCERT की किताबों का अलग सब्जेक्ट है, बाल भारती बुक का अलग सब्जेक्ट है, शिक्षा का बाजारीकरण का अलग एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे डिफरेंट हर इसमें अभी क्या हमारे पास में हर चीज़ अलग अलग आती है और हम उसको ये करते ही करते हैं। चाइल्ड राइट्स है, चाइल्ड्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मैटर है, वहाँ परिस्थिति कैसे निर्माण होती है कि बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ कैसे होता है, उसको मानसिक त्रास कैसे दिया जाता है। तो ये कहीं भी एक्ट में ये लिखा नहीं है कि बच्चे का जो एजुकेशन है वो माँ बाप और स्कूल की लड़ाई से वो सफ़र करे। ये मेरे पास में ऑर्डर है गवर्नमेंट डायरेक्शन है पूना की एक स्कूल का। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था कि फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन ये तो पैंडेमिक की बात है और पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपना हाथ साफ करके बैठी हुई है, क्योंकि माफ़ करना कि सारे स्कूल राजनीतिक लोगों के। आप मेरे को बता दो, आप एक ऐसा स्कूल नागपुर शहर में बता दो कि जिसका राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, बोल के बताइए आप मुझे। इसके बाद में आपकी जो स्कूलें हैं, अब मैं अगर प्रियदर्शनी की बात करूं, मैं इस मंच से नितिन गडकरी को चैलेंज करता हूं कि वो गडकरी को एक लेटर लिख दे कि ये जो सरकारी ज़मीन में जो उन्होंने स्कूल खड़ा किया है वहाँ पे फ्री एजुकेशन कितने बच्चों को दे रहे हैं। जब वो RT में थे लास्ट ईयर तक, जब उनको ये पता लगा कि हमारी संस्था जो है भाषिक है, तो उन्होंने उस संस्था को अल्पसंख्यक इसमें पंजीयन कराया और RT से बाहर हुए। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ चतुर्वेदी की। हाँ, तो ये किस तरीके से मतलब अपनी राजनीति को किस तरीके से इनकरेज मतलब करते हैं कि भाई देखिए छोटी सी चीज़ थी क्या, लेकिन सवाल ऐसा नहीं। हमारा एक्ट कैसा है, एक बार ही आपने RT ले लिए तो उस क्लास तक जहाँ तक आपकी RT में रिकॉग्नाइजेशन था, तो हमारा बच्चा 12वीं तक वहाँ पढ़ेगा, उसमें नो डाउट। आप उसको बाहर नहीं कर सकते। आपने ले लिए भाई कि भैया हमारा तो हिंदी भाषी संस्थान है, तो देखिए ऐसा ही DPS वालों ने किया। प्राइवेट स्कूल के नियम में ऐसा नहीं होता है कि एक बार हमने एडमिशन ले लिया तो उन्हें अधिकार नहीं होता है क्या कि बाहर निकालने का बच्चों को अगर कोई पेरेंट्स किसी भी कारण से फीस ना भर पाए या और भी कोई समस्या हो, तो प्राइवेट स्कूल को बाहर निकालने का अधिकार है कि नहीं? देखिए बच्चों को मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं इसको जागरूक करना नहीं चाहता, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है आपने जो किया है, कि इसमें बहुत गोते में आ जाएंगे। हमारा नियम क्या बोलता है, जब हम NOC देते हैं तो हम सबसे पहले 3 किलोमीटर वाले बच्चों को लेंगे। क्या 1 से 3 किलोमीटर वाले का बच्चे का पहला राइट्स है उस स्कूल में, वो चाहे कोई भी स्कूल रहे, प्राइवेट स्कूल, हाँ कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसको। अब ये क्या करते हैं, ये 6 किलोमीटर का बच्चा लेते हैं जो नियम में नहीं है, क्योंकि 6 किलोमीटर का बच्चा अगर उन्होंने लिए तो वो जो 3 किलोमीटर के एरिया में वहाँ जो स्कूल मिली है तो वो उसका राइट जा रहा है। बात को समझिए आप। तो किस, और इसमें शिक्षण विभाग का काम है कि भाई जब तूने वहाँ जब तेरे को संच मान्यता के लिए जब हम भेजते हैं ना अप्रूवल के लिए कि भैया ये 25 बच्चों के आप हमको अप्रूवल दे दीजिए, उसमें एक टीचर मिलता है, ठीक है, तो वो उस समय उनका काम है कि बच्चा कितने किलोमीटर में आया, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने जो फीस का क्राइटेरिया तय किया वो आपने मंजूर किया, पेरेंट ने मंजूर किया ना कि हम ये देंगे और नहीं देंगे, तो बट नेचुरल है कि आप स्कूल से बाहर हो गए, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन है उसके फुलफिलमेंट है। अब स्कूल अगर आपको कोई बच्चा आपका कुछ गलती करता है या फेलवर होता है, कुछ भी होता है, तो आपको डायरेक्ट निकालने का अधिकार नहीं। सबसे पहले अगर वो लेट आता है तो उसके पेरेंट को बुला के आप काउंसलिंग करिए, अगर वो बुलिंग करता है तो आप उसको काउंसलिंग करिए। ये सब सारी चीज़ें ऑन पेपर होना चाहिए। उसमें कमेटी में हम लोग जैसे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, वो एक बच्चे के लिए कमेटी बनती है, वो बच्चे के ऊपर में R&D होती है कि भाई ऐसी क्या बात है कि बच्चे को ये क्यों निकाला जा रहा है, वो कमेटी फिर डिसाइड करती है, इंडिपेंडेंट होती है वो कमेटी। देन ओनली अगर ऐसा लगेगा कि भैया बच्चा वाकई स्कूल में बच्चों को तकलीफ दे रहा है या टीचर के साथ बुलिंग कर रहा है, देन ओनली उसको राइट्स है स्कूल, अदरवाइज उसको नो राइट्स है। भलाई वो पैसे भरे या नहीं भरे। पैसे का सब्जेक्ट ऐसा है, मान लो कि बच्चे का मदर एक्सपायर हो गई या फादर एक्सपायर हो गया या कोई और भी टेक्निकल चीज़ आ गई जहाँ पे बच्चे को वो नहीं हो पाता, तो ऐसे हालात में भी
स्कूल ने उसको जो सोशल फंड है उसमें से मदद करके, जैसे मैंने आपको पीटीए में बताया था कि पीटीए के जो 50 रुपये सरप्लस आते हैं, यानी कि लाखों रुपए में वो अमाउंट हो जाता है, तो वो अमाउंट को वो वैसे बच्चों के साथ उनकी फीस में आप वो लॉसेस को नो प्रॉफिट नो लॉस में उसको लेके जाना है, इस तरीके से। सर लेकिन जो आज स्कूल हमें जो बात कह रहा है, बार बार पेरेंट्स से एक ही बात कही जा रही है, बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके बच्चे ने अगर फीस नहीं दिया तो उसे हम जो अपर क्लास है उसमें लेंगे नहीं। और इस साल जो है, जैसे बच्चा पिछली बार अगर वो सेकंड में था और इस साल उसने ऑनलाइन में थर्ड पढ़ा है, तो अगर ये टीसी मांगने जाते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि हम आपको सेकंड का ही टीसी देंगे, थर्ड का टीसी नहीं देंगे। जब सर प्रमोशन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोशन डिक्लेयर कर दिया है, तो जब प्रमोशन का मीनिंग क्या है? अगर ये एक साल जो पढ़ाया इन्होंने ऑनलाइन, जिसकी जरूरत नहीं थी मेरे को लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये बोलते हैं कि सेकंड क्लास की ही टीसी दी जाएगी, थर्ड की नहीं देंगी, ये क्या इनके पास ऐसा अधिकार है सुरक्षित? देखो, मैंने आपको पहले अभी बताया मैंने जी, अभी मैं फिर दोहरा जी। देखिए, मैं किसी सरकार के आदेश को नहीं मानता जी, मैं मानता हूँ नोटिफिकेशन, जिसको हम गैजेट कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। शासन निर्णय गवर्नमेंट रेजुलेशन हो गया, हम आप आएंगे, आप बोलोगे ये बिल्डिंग को पीली कर दो, फिर एक आदेश निकलेगा ये बिल्डिंग को हरी कर दो, तो ये हरा पीले का आदेश किसने निकाला? ये गवर्नमेंट रेजुलेशन हुआ। नोटिफिकेशन निकला क्या? आप बात को समझिए। परिपत्र और सरकारी आदेश दोनों में अंतर क्या है? तो हम लोग जो काम करते हैं, हम इनको सुमोटो मानते हैं कि भैया इन्हें गुस्से में आए। अभी जैसे जम्मू कश्मीर ने सुबह उन्होंने बोल दिया मिनिस्टर ने कि हमको फीस नहीं भरना है, 4 घंटे के बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि फीस भरना है। ये आज की जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आज बात हुई थी आज जम्मू की बात बता रहा हूँ। तो ये होता है आदेश किसका? सरकार का। लेकिन नोटिफिकेशन होता है जब सर्वसम्मति से जो एक्ट बनता है, हाउस में एक्ट होके पास होता है। समझिए बात को पहले। शासन निर्णय मंत्री का गुस्सा और सेक्रेटरी की साइन और राज्यपाल का अप्रूवल, ये 3 सिग्नेचर से ये शासन निर्णय बनते हैं। वो सुमोटो होते हैं। हमारे एक्टिविस्ट अगर हम कोर्ट में चले गए, हमने प्लेन कागज में भी उनको चैलेंज कर दिए कि ये शासन निर्णय में संवैधानिक त्रुटि से यहाँ उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसको इमीडिएट प्रभाव में विचाराधीन करके दोबारा निकालने का प्रोविजन है एक्ट में। तो ये मैंने जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आरटी एक्ट सारे देश के लिए है, ये एक एक्ट है। एक्ट में जब साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए। एक चीज़, अभी लास्ट ईयर जब ये देखा गया कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों की क्वालिफिकेशन और बच्चों की आईक्यू लेवल कम हो रही है, तो इसलिए पार्लियामेंट में स्पेशल प्रोविजन लाया गया लोकसभा में, और उस अमेंडमेंट किया गया कि आप बच्चों को 8वीं तक नहीं, अब 5वीं तक फेल नहीं करने का प्रोविजन रखा जाए, और वो भी अगले मार्च से, मतलब 20 में आया तो 21 में इम्प्लीमेंटेशन होना। तो इस तरीके से किसी भी बच्चे को उनके बोलने से नहीं होता कि हम दूसरी की नहीं देंगे, तीसरी की नहीं देंगे। आप इसको बाकायदा, हमारी 2 कमेटियां हैं, एक महानगर पालिका की कमिश्नर की कमेटी, आप उसमें लगाइए, हम हियरिंग लगवा देते हैं आपके बच्चों की। अगर इस तरीके से अगर हो रहा है तो चलो हम स्कूल को बुलाते हैं, स्कूल को बुलाएंगे ना। आप बोल रहे हैं ना स्कूल बात नहीं हुआ, कैसे नहीं आती है? आप ये देखिए, स्कूल का वकील आएगा, मैनेजमेंट आएगा, और उसका तो टाइम बाउंडिंग है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के लिए कोई भी बच्चा अगर शिक्षा के अधिकार से वंचित होता है तो 15 दिन के अंदर जवाबदेही का प्रोविजन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सीधा सीधा कायदा बताता हूँ। आप उस कायदे के तहत आप कंप्लेंट कर सकते, खुद भी कर सकते, हमारे माध्यम से भी कर सकते, उसमें कोई यानी ये नहीं है। और ये कायदा पूरे देश में है। ये मैं पर्टिकुलरली ये मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये समझ लो, हम यहाँ पे बैठे तो हम ऐसा नहीं कि हम एक ही राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। सेक्शन 32 में कंप्लेंट होती है, आर्टिकल 32 जो हमारे एक्ट का, मैं एक्ट का भी बता रहा हूँ। आप गूगल में जाइए, RT एक्ट 2009 टाइप करिए, सेक्शन 32 टाइप करिए, और उसके बाद में जब आप हमारे पोर्टल में जाएंगे तो हर राज्य की एक कमेटी जो स्थापित हुई है वो पोर्टल में डली हुई है, चाहे वो टेरिटरी क्यों ना हो, यूनियन टेरिटरी भी अगर है, यानी केंद्र शासित राज्य है, तो उसकी भी बनी हुई है।
तो आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जब सब कुछ आपके पास में और आप फिर भी निर्वाह घूम रहे हैं कि हम आज जानकारी का निहत्ते हैं, हम निहत्ते हैं। तो ऐसा नहीं है, डरिए मत। क्या सर आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि आप बहुत अच्छे कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी बनी हुई है, नियम और कायदे हमारे लिए भी बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने पहले से बना के रखी। लेकिन समस्या ये है सर कि एक तो पेरेंट्स को रास्ता नहीं मालूम होता है, अगर उसने पढ़ भी लिया, जानकारी अगर उसने ले भी लिया तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है ये पेरेंट्स को नहीं मालूम। क्योंकि पहले शुरुआत जब कोई भी गुनाह होता है तो गुनाह दाखिल करने के लिए पहली बार आदमी सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है। FIR मैं बताता हूँ, तो FIR कहाँ होती? सैकड़ों पेरेंट्स इसके पहले भी हमारे 2-2 4-4 करके गए, लेकिन मैक्सिमम थानों ने, पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी। उनको ये कह दिया गया कि ये शिक्षा विभाग का मुद्दा है, आप डिप्टी डायरेक्टर के पास जाइए। देखिए बताता हूँ। इस तरीके से उन्हें गुमराह किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं अपना ही रास्ता बताता हूँ, बाद में सरकार का रास्ता बताऊँगा कि आप जो भी पेरेंट इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8796121213। इस पे आप डायरेक्ट मेरे साथ में चैट कर सकते। एक चीज़, दूसरी चीज़, मेरा यूट्यूब चैनल है एक्टिविस्ट शाहिद शरीफ के नाम से। आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, मैं हर कायदे के वीडियो बना के उसमें डालूंगा। एक चीज़ होगी बहुत अभी बढ़िया। जैसे आपने बताया, अभिषेक जी ने बताया कि हमें जाए कहाँ, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपकी सुनवाई अगर किसी भी RTE के माध्यम से, शिक्षा के अधिकार के माध्यम से अगर होना है, तो जो भी आप शहर में हैं या आप बड़े शहर में हैं, तो महानगर पालिका की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी होती है शिक्षण विभाग में RTE की। एक चीज़, हाँ, उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है वहाँ का सदस्य सचिव, वहाँ का शिक्षण अधिकारी, और उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है IAS ऑफिसर, वो होता है कमिश्नर महानगर पालिका, जहाँ की भी होगी। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। इसी की तरीके से अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मान लो जिला परिषद है, तो जिला परिषद में जो शिक्षण अधिकारी है वो उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है, और वहाँ का जो CEO है, वो IAS ऑफिसर है, वो उसका अध्यक्ष होता है। तो ये मैंने आपको 2 बता दिया कि ये सेम तरीके से आपको वहाँ पे कंप्लेंट करना है। और 15 उसमें ऐसा नहीं है, आपको लेखी बाकायदा सील लगा के देगा, आपका मोबाइल नंबर लेगा और हेयरिंग जिस दिन रखेगा वो हेयरिंग का आपको कॉल करेगा। उसका हेयरिंग का डाटा भी उनको रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पूछते हैं। अभी ये एक चीज़ हो गई, अगर यदि मान लो कि इस कंप्लेंट में अगर आपको कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, तो आपको सीधा गूगल में जाना है, NCPCR टाइप करना है। NCPCR नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, यह है पार्लियामेंट्री बॉडी। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ आपको चेयरमैन का एड्रेस डायरेक्टली मिलेगा। आप उसका हवाला देके उनको डायरेक्ट एक कंप्लेंट कर दो कि ये शिक्षा के अधिकार में हमने ये कंप्लेंट की थी और इसका अभी तक हमारे को कोई निर्वाह नहीं हुआ है। आपको 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर जो गवर्नमेंट को जाएगा, सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, और उसको डायरेक्शन होके आपकी शिकायत का निवारण उससे पूछा जाएगा। और उसमें सू मोटो, अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो सू मोटो आदेश हो जाएगा डायरेक्ट कलेक्टर को कि इस मैटर में आप डायरेक्ट अपना आदेश जारी करें। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैंने 2 स्कूलों के प्रिंसिपलों, अपना डायरेक्टरों के ऊपर में FIR दर्ज कराई है और उनको जेल भी हुई है, ये मैं बता दूं। और ये मैंने पुलिस से नहीं किया, मैंने यही रास्ते से किया। मैं NCPCR का अपना रिसोर्स पर्सन हूँ। तो ये मैं आपको ये चीज़ें शेयर में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कागजी घोड़े दौड़ा के आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि आपकी भाषा में आप बोलते हैं कि सर कागजी बात कर रहे हैं। आप मेरे चैनल्स में जाके, मेरे फेसबुक में जाके जो भी मेरी न्यूज़ होती है, अगर मारा पीटी भी, मेरे को लोग गूगल से, अभी देखिए एक बच्चे को TC में क्रिमिनल लिख दिया था, मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। बच्चे को TC में क्रिमिनल लिख दिया, उस प्रिंसिपल की नौकरी गई मेरे चक्कर में। ये देश के पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल में छपा था, फ्रंट पेज। तो अब अगर आपके बच्चे के TC में बैड कैरेक्टर भी नहीं लिख सकता कोई, ये आप ध्यान में रखिए। कुछ भी कर ले तो उसके TC में बैड कैरेक्टर और क्रिमिनल ये शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। और यदि आपके साथ ऐसा आगे भविष्य में होता है तो आप सीधा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने इसकी कंप्लेंट करेंगे।
क्योंकि ये बच्चे का मामला है। बच्चे की उम्र 14 साल की तक की होती है और ये मानसिक त्रास उसको होता है और उससे वो अपना आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसके लिए ये प्रोविजंस है। और इसके अलावा भी हमारे हफ्ते में 3 दिन CWC लगती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जहाँ अगर बच्चों को मान लो ये भी हुआ, हमने संदीपनी स्कूल के खिलाफ भी किया था कि बच्चे ने पेमेंट नहीं दिया तो उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब वो स्टोर रूम में बंद तो रह गया, फिर हमने उसके जब हमने हेयरिंग में उसके कैमरे के DV बुलाए तो उन्होंने DV गायब कर दिया। तो ऐसे भी करते हैं कि अभी तो कैसा है कि सब चीज़ें कैमरे में, अगर भाई पेरेंट ने अगर हुड़दंग किया है या मारा पीटी किया तो कैमरे में दिख रहा है, आप कैमरे की रिपोर्ट निकालो। आपने को शांति से प्रोटेस्ट करना है, आपको शांति के साथ प्रोटेस्ट करना है। और आपको कहीं भी लगता है आप ग्रुप में मेरे को बुलाइए, आपका एक समूह बनाइए। आज हमारे यहाँ पे 670 स्कूलें हैं, जैसे हमारे RT में आती, वैसे तो 4000 अलग अलग स्कूल हैं। तो आप इस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा सकती है। सर पिछले 1.5 साल भर से तो हम लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स ने अभी बताया है कि हम लोग जो है पेरेंट हैं तो हम लोग शांति से ही बात करते हैं। हम लोग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते, स्कूल के सामने जाते हैं तो हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते, कोई आगजनी की घटना नहीं करते। हम अपने शब्दों को भी बहुत संभाल के बोलते हैं, क्योंकि हमारे सामने कहीं ना कहीं टीचर्स खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स खड़े होते हैं। तो ऐसी जगह पे जाके जब इतने रिस्पेक्ट से 1 साल से पेरेंट बात कर रहा, तो आप सोचिए कि कोई भी अधिकार की बात जो उसके अधिकार की बात है और वो कर रहा है और उनसे अधिकार मांग रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप गलत कर रहे हैं, क्यों आप 100% फीस मांग रहे हैं, जबकि आप सिर्फ ट्यूशन फीस के अधिकारी हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और वो ऑनलाइन शिक्षा भी आपसे थोपी हुई शिक्षा है। ये ऑनलाइन की शिक्षा और ऑनलाइन का जो फीस है, ये ऑनलाइन की फीस नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं थोपा हुआ एक लगान है, जो कि आज हमसे प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट लगान वसूल कर रहा है। फीस वसूल नहीं की जा रही सर, क्योंकि फीस वसूल की जाती तो उसके मायने होते थे। हमके कितनी सुविधाएं दी जा रही है, हमारा बच्चा अगर फिजिकल क्लासेस में नहीं जा रहा है तो स्कूल कैंपस फीस जो आज हमसे ली जा रही है, तरह तरह के जो खर्चे उनके होते हैं, वो भी आज हमसे वसूला जा रहा है। तो वो क्यों वसूला जा रहा है? देखिए, कायदे के अनुसार जब सरकार ने शासन निर्णय इसमें निकाला है कि भाई आप 25% अपना सिलेबस कट ऑफ कर दो, जब आपने 25% सिलेबस अपना कट ऑफ कर दिया तो वो 25% तो ऑटोमेटिकली आपके कम हो गए। और आपका जो सिलेबस पैटर्न है कि हमको इतना ही पढ़ाना है, अब मेरे को आप बताइए, जब इतना ही पढ़ाना है, जब ऑनलाइन चाहे CBSE की किताबें बोलो, NCERT की बोलो या बाल भारती की बोलो, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो फिर आप किताबें क्यों खरीदवा रहे हो? और वो भी स्कूलों से क्यों खरीदवा रहे हो? जिसमें एक्ट में प्राइवेट पब्लिकेशन अलाउड नहीं है। सेक्शन 23 में बोला गया है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर ये किताबें क्यों? बताइए ना मेरे को, क्योंकि आपने इसका कभी विरोध ही नहीं किया। आपने लाद दो लदात दो और घर तक के साथ दो। तो ऐसी किस्सा है ना आपकी कि भैया बच्चा, देखिए क्या है कि आज तक जो स्कूल मैनेजमेंट और PTA में जो झगड़े हुए हैं पेरेंट और इसके, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ कि आपने पहले सेमेस्टर में 4 लेसन पढ़ाए, 4 लेसन अगर बच्चे ने पढ़ा है तो बच्चा फेल क्यों हुआ? आप पेपर निकालिए। अब जब आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने पढ़ाया और वो बच्चे ने लिखा है, अगर गलत लिखा है तो आप उसको फेल करिए। सिंपल सी बात है ना। तो इसमें हर बार लड़ाई होती, बच्चा पढ़ता नहीं, ये बोलते वो तो पढ़ता है, यानी यही चलता है। अरे लेकिन इसका आपको मालूम है कि सिलेबस होता है पेरेंटों को ये तो नहीं पता है कि आपके बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है, कितना एक्टिविटी। आपको मालूम है एक्टिविटी 5वीं तक अलाउड ही नहीं है हमारे एक्ट में। पहली से लेके क्या नर्सरी से लेके आप 5वीं तक बच्चे को एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो एक्टिविटी फीस ली जाती है आपसे। आपको मालूम है? आपको पता है एक्टिविटी फीस ली जाती है। अरे भैया एक्टिविटी फीस क्यों, जब एक्ट में नहीं है तो ये बोलेगा कौन बोलेगा? ये तो बताइए आप मेरे को। आप जब बोलेंगे नहीं, अरे भैया आप होटल में जाते हो, उससे सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ यार बिना शक्कर की चाय देना। कल भी इन्होंने बहुत शक्कर की चाय पिला दी है। अब होता क्या है, उसको तो शक्कर डालना ही है ना। आपने उसको बोलो कि भैया मेरे को शुगर है या शुगर हो जाएगी तेरी ज़्यादा शक्कर से, तब शुगर तो करवाई दिया ना आपको स्कूल ने, ज़्यादा शक्कर पिला के। मेरे को बताओ ना, मैं आपको दावा करता हूँ
अगर जिस स्कूल में अगर 100 पेरेंट होंगे और उनको 60% पेरेंट को शुगर हो गई है और उसका एकमात्र कारण है कि डिप्रेशन और टेंशन ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर ऑफ देयर फैमिली लिविंग लाइवलीहुड, ये मेरा दावा है, ये मेरा R&D रिसर्च बोल रहा हूँ मैं। अब मानसिक त्रास, एवरी चाइल्ड हैविंग अ मेंटल प्रेशर, उसको अभी जब हम पूछते थे कभी आपने अपने बच्चों को गले लगाया क्या, कभी लगाते हो आप? लगाते हैं। नहीं, ईमानदारी से बताइए। 100% तुम लगाते, तुम्हारी छोड़ दो, तुम नई जनरेशन इन लोगों को पूछने दो, कभी उसको हक करते हैं अपन? मैंने क्या हुआ कि जब मैंने अपना एक सेशन लिया तो इतनी बदमाश स्कूल मैंने देखा नहीं, वो CDS थी, मेरे को पता ही नहीं। मेरे स्पेशल डॉक्टर, मेरी पूरी टीम जो हाईली पेड है, हमने फ्री ऑफ चार्ज पेरेंटों को बुलाया, उनको काउंसलिंग, उनको राइट्स बताने के लिए। तो वहाँ भी स्कूलों ने 60-60 रुपये ले लिए उनसे, हमको पता ही नहीं। अरे सर, और मेरे वीडियो देखिए आप, मेरे चैनल में वीडियो देखिए तो पेरेंट बोलते हैं कि सर हमको तो लगा कि ऐसी PTA होगी, भाषणबाजी होगी और हम घर जाएंगे। अब वो सेशन हमारा 1 घंटे का था, आप यकीन करिए 3.5 घंटे चला हो, मतलब पेरेंट छोड़ ही नहीं रहे थे हमको। तो स्कूल ये भी हथकंडे अपनाता है कि आप जब उनको मालूम है कि भैया इनके राइट्स जो है, क्या क्या राइट्स है आपको पता ही नहीं है, क्या आपको उन्होंने काउंसलिंग करना है, पेरेंटल कैसे होता है इसकी भी काउंसलिंग करना है कि ये होती क्या है, मतलब अभिभावक क्या होता है। बच्चा, देखिए एक आर्टिकल है, बच्चे की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की सुबह 9:30 से 3:30 तक की रहती है। अगर बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ऑफिशियली किसकी है? प्रिंसिपल की। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन ने अंडरटेकिंग दिया है वहां तक की। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर आपको बात करूंगा तो उसके लिए 1 घंटा लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या है, उसके बाइफर्केशंस क्या है, उसके रूल्स क्या है और क्या चल रहा है। तो ये पूरा एक धंधा बन गया, दिस इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा टाइम देके इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि भाई कि हम लड़ाई ऐसी लड़ लें तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सही बात कही सर आपने कि इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती जब तक आपको जानकारी नहीं होती। लेकिन जानकारी होने के बाद भी क्या शासन प्रशासन, जो कि आज हमारे पेरेंट्स जो कि जाते हैं ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं, क्या आपकी बात सुनी? क्योंकि शासन भी इनका है और प्रशासन भी इनका है। प्रशासन के पॉकेट में, आज शासन के पॉकेट में ही प्रशासन रखा हुआ है कहीं ना कहीं। ये बोलने में मुझे कोई कहीं हिचक नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब तक के ऊपर से आदेश नहीं आते, वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कौन होता है वो आज तक पता नहीं लगा, कि जब तक के ऊपर से अगर आदेश नहीं आएंगे तो कोई भी कार्रवाई होगी नहीं। आप कितना भी बड़ा विषय लेके जाओ, हो सकता है आपकी कंप्लेंट भी न लिखी जाए। इस तरीके का वातावरण आज पूरे शहर में, पूरे देश में हो गया है। बच्चों के स्वास्थ्य की और बच्चों की शिक्षा की आज किसी को भी कोई भी परवाह है नहीं। आज दर बतर पेरेंट्स आज घूम रहे हैं, उन्हें कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। उनके बच्चों के साथ में मेंटल टॉर्चर और हरसमेंट उनके साथ हो रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। परिवार के लोग जो पहले ही कोरोना की बीमारी से परेशान थे, आज वो और ज्यादा स्कूल के प्रेशर के कारण परेशान है। और स्कूल नहीं दोस्तों, कॉलेज के स्टूडेंट, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट आज हमारे साथ में जुड़ने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर प्लीज हमें भी अपने मंच पे बुलाइए, क्योंकि आज हम कॉलेज के सामने बात नहीं कर सकते, हमें धमकियां दी जाती है, हमें कॉलेज से निकालने की बात की जाती है, हमारा रिजल्ट रोका जाता है। तो ऐसे आज हमारे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें बोलने की आजादी आज इस देश में खत्म कर दी गई है। सिर्फ तानाशाही का एक वातावरण पूरे शहर में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। क्योंकि जब आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपको सुना नहीं जाता, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती और आपको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, तो उस वातावरण को क्या कहते हैं। हमसे निवेदन करता हूं कि आपको आगे आना पड़ेगा। आप जब तक आगे आएंगे नहीं, अपने अधिकार को आप पढ़ेंगे नहीं, अपने अधिकार को आप जानेंगे नहीं, तब तक कि आप कोई लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। और ऐसे डर के माहौल में अगर आप रहना चाहते हैं तो फिर आप गुलामी की आदत डाल लीजिए। शिक्षा आंदोलन का दोस्तों ये 7वां दिन हमारा आज था। हमने आज फिर से निवेदन करके, मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि निवेदन करके हमने मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो बहुत हमें यहाँ पे मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी पेरेंट को अगर किसी भी बात पूछनी हो, कोई जानकारी लेनी हो, उन्होंने ओपनली अपना इस
वीडियो के माध्यम से आज अपना नंबर शेयर कर दिया है। आप उनसे डायरेक्ट भी संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास जानकारियां होंगी तो आपके पास ताकत होगी, और ताकत से लड़ने में जो मजा है दोस्तों, क्योंकि किसी भी रणभूमि में आप जाते हैं तो बिना हथियार की लड़ाई लड़ने में परिणाम क्या होता है वो हमको पता है। तो आज हथियार के रूप में हमारे साथ में जो मोहम्मद शरीफ साहब हैं, जो हमारे साथ में अवेलेबल है, बहुत सौभाग्य हमारा है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे निवेदन पे जब भी हम उन्हें बोलते हैं वो आ जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सारे पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। आप आए यहाँ पे, आपने अपनी सारी बातें यहाँ पे रखी, और कल भी इसी तरीके से हम ये प्रोग्राम को चालू रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम आगे नहीं आ सकते, हम रोड पे नहीं उतर सकते, हम हंगामे नहीं कर सकते, हम कोई आगजनी की घटना नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं। ऐसा स्कूल हमको बताता है, हम बोलते हैं और हम समझते भी अपनी जिम्मेदारियों को। लेकिन कम से कम ये एक माध्यम है, इसमें पूरे देश में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाखों इसके रिव्यूज़ हैं और लाखों लोग इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चों के अधिकार के लिए हम कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच के उन्हें अपना अधिकार दिला पाएं। नमस्कार दोस्तों।